वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपकी बुक का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़कर आए हैं और हमने ये सीखा होता है कि जब भी चार्ज स्टैटिक होता है ना, तो स्टैटिक चार्ज के गिर्द हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है। ठीक है। और एक बात जो और यहाँ पर आप माइंड में रखेंगे वो ये है कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ स्टैटिक चार्ज के गिर्द ही पाई जाए। बाज कंडीशन में जब चार्ज मूव भी कर रहे होते हैं तो कुछ कंडीशंस में उनके गिर्द भी इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है। ठीक है। यानी कि आप यूं समराइज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस होना या ना होना ये उसकी स्टेट ऑफ मोशन से इंडिपेंडेंट होता है कि बॉडी रेस्ट पर है या मूव कर रही है। इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। ठीक है। सो ये जो हमारा चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। यानी कि ये चैप्टर आपको ये डिस्क्राइब करके बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, और जब ये दोनों फील्ड इंटरेक्ट करती हैं तो फिर वहां से फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो वो फोर्स के कौन से फॉर्मूला है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर फोर्स डिपेंड कर रही है, और फिर वो इसके अलावा आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी दे रहा होगा। ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि जी इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which describes the relationship between electric and magnetic field and how they interact with each other। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं इंडिविजुअली, और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों फील्ड्स आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं, कंबाइन करती हैं, तो इनके रिजल्ट में जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो किस तरह की फोर्स होती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो फोर्स कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे चलेंगे तो हम उन तमाम पैरामीटर्स पर बात करेंगे। ठीक है। सो हमारा जो इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 1 है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप अपनी बुक में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो टॉपिक है ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और मैंने आपके सामने इसको समराइज करके कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, ये कुछ हेडिंग्स बना दी हैं कि इन हेडिंग्स की फॉर्म में या इन पॉइंट्स की फॉर्म में आप जो है वो इस टॉपिक को अपने माइंड में रख लेंगे। यानी कि कीवर्ड्स जो है वो आपको ये इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखी है यहाँ इस टॉपिक में से आपको बतानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जो स्टैटिक चार्ज होता है, रुका हुआ चार्ज होता है, रेस्ट पर मौजूद चार्ज होता है, उसके गिर्द हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है। ठीक है। और जिस तरह से रुके हुए चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है, इस तरह से जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है, इसका मतलब है जब चार्जेस मूव करना स्टार्ट करते हैं तो चार्जेस के मूव करने की वजह से वहां से करंट बनता है ना। हमने करंट का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ये पढ़ा होता है ना, I = Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी कि जब भी चार्जेस मूव करना शुरू करेंगे तो उसके नतीजे में वहां से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि जब भी चार्जेस मूव करना शुरू करेंगे तो फिर मूविंग चार्जेस के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, और मूविंग चार्जेस के अलावा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट्स के गिर्द पाई जाती है। इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा सोर्स है वो मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है। अगर आपके सामने कोई भी एक मैग्नेट रख दिया जाए तो मैग्नेट के गिर्द हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपको बता रहे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ हाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मूविंग चार्जेस इंटरेक्ट विद अदर मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको ये डिस्क्राइब करके बताता है कि मूविंग चार्जेस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे अदर चार्जेस से इंटरेक्ट करती हैं, या अगर मूविंग चार्जेस के इर्द गिर्द जहां पर उनकी फील्ड है उनके रास्ते में अगर आप कोई और परमानेंट मैग्नेट रख दें तो फिर किस तरह से इन दोनों की फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इनके इंटरेक्ट करने की वजह से कैसे मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो उसने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड को आप डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने ये देखा था कि जब भी हमारे पास कोई भी स्टैटिक चार्ज है तो चार्ज के इर्द गिर्द वो रीजन कि जिस रीजन में आप अगर किसी और चार्ज को रखें तो वो दोनों चार्ज की फील्ड के इंटरेक्ट करने की वजह से उनके दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन सके, उस रीजन या एरिया को हम कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी वो बात है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मूविंग चार्ज के गिर्द या मैग्नेट के गिर्द वो एरिया, वो रीजन होता है कि जिसमें कोई और मैग्नेट अगर आप रखें या कोई और मूविंग चार्ज अगर एंटर हो तो वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करें और उनके इंटरेक्शन से एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो सके। तो उस एरिया या उस महदूद रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच कंपास नीडल एंड अनदर मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। कंपास नीडल क्यों? बिकॉज कंपास नीडल में हमने देखा होता है कि इसकी जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही होती है। ठीक है। हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंटेड होती है।
तो कंपास नीडल को भी हम कंपास नीडल के साथ अगर आप कोई मैग्नेट रखते हैं तो कंपास नीडल अपने आप को मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना शुरू कर देती है, इसलिए उसने आपको कंपास नीडल एज अ रेफरेंस बताया है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि जी मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन वेयर मैग्नेट्स एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर मैग्नेट। तो ये दोनों तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे होती है। तो इधर लिखा हुआ है कि अ परमानेंट बार मैग्नेट मूविंग चार्जेस एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए चार्ज पार्टिकल को मूविंग चार्ज पार्टिकल हो तो उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो फिर उसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और अगर कोई परमानेंट बार मैग्नेट है तो उसके गिर्द भी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर वो आपसे कह रहा है कि जी जब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन हो रही थी या पढ़ा जा रहा था तो साइंटिस्ट के माइंड में एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन क्या था कि हाउ मैग्नेटिक फोर्स इंटरेक्ट और प्रोपोगेट, कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपस में दो फोर्सेस इंटरेक्ट किस तरह से करती हैं, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मैग्नेटिक फोर्स कैसे प्रोपोगेट करती है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक लार्ज डिस्टेंस पर भी अप्लाई हो रही होती है ना, तो इस चीज को सोच के साइंटिस्ट के माइंड में कंफ्यूजन डेवलप हुई कि ये फोर्स कैसे प्रोपोगेट करेगी। तो उसके लिए जो है वो हमें बता रहा है कि ईच मैग्नेट सेट अप अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, कि हर मैग्नेट जो है वो अपने इर्द गिर्द वाले रीजन पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है, और व्हेन अनदर मैग्नेट इज प्लेस्ड इनटू इट अ मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोड्यूस। जब उसके इर्द गिर्द आप एक और मैग्नेट प्लेस करते हैं तो फिर उन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्ट करने के नतीजे में वहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, और माइकल फैराडे वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताया था। फिर कह रहा है कि अगर आप इस चीज को जरा ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या इजिली अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो आप अपने माइंड में ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ले आए। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी यही होती है ना कि दो मैसेज के ऊपर लग रही होती है, कि दो मैसेज हैं, एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनके दरमियान का डिस्टेंस d है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, और इसी तरह से चार्जेस का भी यही होता है कि अगर दो स्टैटिक चार्जेस हैं तो फिर उन स्टैटिक चार्जेस के दरमियान में जो है वो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाएगी। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या वो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो डिपेंड कर रही होती है नेचर ऑफ द चार्जेस पे। ठीक है, और नेचर ऑफ द चार्जेस पे कैसे डिपेंड कर रही होती है कि देखिए हमने सीखा होता है ना कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी। और स्टूडेंट्स जो लाइक चार्जेस होते हैं ना वो हमेशा रिपेल करते हैं। इसका मतलब है अगर हम दो पॉजिटिव चार्जेस ले लें या दो नेगेटिव चार्जेस ले लें तो इनके दरमियान में हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्जन पाई जाएगी। ठीक है, तो वो बात हमें यूं एक्सप्लेन कर रहा है कि वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट बाय द कांसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। कि आप जैसे ग्रेविटेशन फोर्स दो मैसेज में एक्ट कर रही होती है या इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस में एक्ट कर रही होती है व्हेन दे आर प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस, तो बिल्कुल इस तरह से भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो दो मैग्नेट्स के इर्द गिर्द हो सकती है या दो मूविंग चार्जेस के इर्द गिर्द हो सकती है। ठीक है, फिर वो हमें कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म कंप्लीट लूप्स। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये हमेशा लूप्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं, लूप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फिर वो हमें बता रहा है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा ना, इसी तरह से अगर हम कोई मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं नॉर्थ और एक को हम कहते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में सीखा था कि पॉजिटिव चार्ज जहां पर भी प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होती है ना वो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड होती है लाइक दिस, और अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो फिर नेगेटिव चार्ज की तरफ इनवर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा मैग्नेट के गिर्द पाई जाती है। तो अगर हमारे पास मैग्नेट है उसका नॉर्थ और साउथ पोल है तो मैग्नेट के बाहर आउटसाइड द मैग्नेट क्या प्रोसेस होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं। ठीक है, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर होती हैं। लेकिन अगर आप मैग्नेट के अंदर देखते हैं, इनसाइड द मैग्नेट देखते हैं, तो इनसाइड द मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि साउथ से निकलती है और नॉर्थ की तरफ जो है वो एंटर होकर चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था 12.1, उसमें कुछ थ्योरी के पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख भी दिए हैं। इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप पहले आप पढ़ेंगे उसके बाद आप अपनी बुक को रीड करेंगे तो होप सो बीच में कोई भी ऐसी बात
नहीं रह गई जो मैंने आपको ना बताई हो। इसके बाद जो है वो हमारे इस टॉपिक के एंड पे जो है हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताई जा रही है। जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 10 में आई गेस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, इसी तरह से इस चैप्टर में वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज बता रहा है, ठीक है। और आपकी बुक का स्टूडेंट्स पेज नंबर 221 है और वहां पर उसने 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताई है। नंबर 1 क्या हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लिख सकते हैं कि जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेक्टर क्वांटिटी, और जब स्टूडेंट्स ये वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब है फिर इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें मौजूद होंगी, ठीक है। नंबर 2 कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये भी बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाली है कि दे नेवर क्रॉस ईच अदर। प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी दोनों की सेम हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज हैव क्लोज लूप। तो हम पहले ही बात लिख चुके हैं कि ये कंप्लीट लूप या क्लोज लूप्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। तो मैं बता रहा है कि जी इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हमें बताती है, और दे ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप। ये जो है वो क्लोज लूप की फॉर्म में ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बताया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज इमर्जेस और स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड एंटर्स एट साउथ पोल। तो मैंने आपको बताया कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ एंटर हो रही होती हैं। और कह रहा है कि लाइक मैग्नेटिक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो बिल्कुल चार्जेस वाली बात है कि अगर हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पर भी हम एक मैग्नेट रखते हैं और ये मैग्नेट का नॉर्थ है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो देखें ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये अनलाइक पोल्स हैं, तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। सॉरी इस तरह नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाती हैं तो ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। और इनके दरमियान में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी। लेकिन अगर इसी के मुकाबले में वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाए कि हम इसकी बजाय यहाँ पर मैग्नेट का साउथ पोल कर दें और यहाँ पर मैग्नेट का स्टूडेंट नॉर्थ पोल कर दें, तो दो जो लाइक पोल होते हैं इनके दरमियान में हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्जन पाई जाती है, बिल्कुल चार्जेस की तरह कि अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। इसी तरह से अनलाइक पोल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स जो है वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक नंबर 12.1 था मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसी का सब टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है। अब इसके लिए उसने प्रोफेसर हैंस और एस्टेड का एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया है, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया था कि सबसे पहले उन्होंने एक कंपास नीडल ले ली थी। ये हमारे पास कंपास नीडल है, ठीक है। ये इसकी डिफरेंट पॉइंट्स हैं जहां पे ये रिफ्लेक्ट करती है, और नीडल का ये नॉर्थ पोल है और ये नीडल का साउथ पोल है। और कंपास नीडल जो है ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ओरिएंटेड होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो नॉर्थ साउथ होती है, ठीक है। अब प्रोफेसर हैंस और एस्टेड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि उन्होंने एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर लिखा हुआ है ना, तो एक हम जो है वो कॉपर की स्ट्रेट वायर लेते हैं, कॉपर वायर, ठीक है। और ये जो कॉपर की स्ट्रेट वायर है ना स्टूडेंट्स, इसको हम एक कार्डबोर्ड के अंदर यूं हैंग कर देते हैं, ठीक है। वर्टिकली हम इसको कार्डबोर्ड के अंदर एक होल क्रिएट करते हैं और हम उसके अंदर ये कॉपर वायर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। वो आपसे कह रहा है कि जैसे ही इस कॉपर वायर के अंदर से सम अमाउंट ऑफ करंट आई फ्लो करना शुरू करेगा ना, तो करंट के फ्लो करने की वजह से, जैसे हमने ये पढ़ा है ना कि जब भी चार्ज मूव करते हैं तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस तरह से जब भी इस करंट कैरिंग वायर में करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा कि इसके अंदर चार्जेस ने मूव करना स्टार्ट किया होगा, यानी कि जब चार्जेस ने मूव करना स्टार्ट किया तो इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई होगी, ठीक है। तो वो आपसे कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल की होगी ये, और मैग्नेटिक फील्ड जो इस मैग्नेट की है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कंपास नीडल है ये डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम आप क्या करते हैं कि ये जो वायर है हमारी, इसमें से अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करते हैं, जैसे पहले करंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू करते हैं तो ये जो कंपास नीडल इसके साथ पड़ी हुई है ये जरूर डिफ्लेक्ट करेगी, इसके अंदर डिफ्लेक्शन जरूर प्रोड्यूस होगी, लेकिन अब इसके अंदर जो है वो अपोजिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और ये जो कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट कर रही है। कौन कौन सी? एक मैग्नेटिक फील्ड वायर की और एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कंपास की, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रही है। इनके इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। फिर वो आपको ये बता रहा है कि इस केस में अगर हमने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को मालूम करना है तो फिर डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम जो है यहाँ पर राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। राइट हैंड
रूल। और ये राइट हैंड रूल आपको क्या कहता है कि आप अपने राइट हैंड की ये जो 4 फिंगर्स हैं, इन 4 फिंगर्स से इस वायर को अपने हाथ में ग्रैस्प करें, और ये जो थंब है ना आपका, ये करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। और ये जो आपके राइट हैंड की 4 फिंगर्स हैं, ये जिस तरफ को पॉइंट करेंगी वही जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी कि अब अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो हम वायर को यूं पकड़ेंगे तो हमारी फिंगर्स आगे की तरफ है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जब करंट नीचे की डायरेक्शन में है तो हम वायर को यूं ग्रैस्प करेंगे कि हमारा थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, और अब जो हमारी राइट हैंड की 4 फिंगर्स हैं, इनकी डायरेक्शन ये है आउटवर्ड, तो अगेन जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो ये इन्होंने सिंपल से एक्सपेरिमेंट था प्रोफेसर हैंस और एस्टेड ने, जिन्होंने हमें इस एक्सपेरिमेंट में ये बात बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की गिर्द क्या होती है। तो हमने देखा कि जब इस वायर में से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और जब आप इस कंपास नीडल को इस करंट कैरिंग वायर के करीब रखेंगे तो कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड या आफ्टर सम टाइम जब आप इसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड जरूर डिफ्लेक्ट करेगी, बट ऑन द अदर साइड डिफ्लेक्ट करेगी। अगर पहले जो इसके अंदर डिफ्लेक्शन है वो इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है इनिशियली, तो आफ्टर सम टाइम इसके अंदर यू डिफ्लेक्शन मतलब अपोजिट जो है वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी कुछ देर के बाद या फाइनल स्टेट पे, ठीक है। करंट को चेंज करने से कंपास नीडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसी को रीड कर लें तो वो हमें कह रहा है कि जी टेक अ पीस ऑफ कॉपर वायर दैट पास वर्टिकली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पीस ऑफ अ कार्डबोर्ड, place small magnetic compass needle on the cardboard along the circle with the center at the wire. All the compass needle point in the direction of north south. तो मैंने आपको बताया कि compass needle की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ साउथ होती है, यानी कि जब सिर्फ एक compass needle है इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि ये एज अ मैग्नेट बिहेव कर रही है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ साउथ होती है, ठीक है। When a heavy current passed through the wire, the compass needles set themselves along the tangent to the circle. Reverse the direction of current. The direction of needle is also reversed. अच्छा, अब जैसे पहले आपने रखा तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुई, जब आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो डिफ्लेक्शन अदर साइड पर हो गई। और एक बात और कि अगर ये जो वायर है ना इसके अंदर कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसका मतलब है जब वायर में से करंट फ्लो नहीं करेगा तो फिर कंपास नीडल किसी किस्म की डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। डिफ्लेक्शन तो तब शो होती है ना जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी। जब इस वायर में से करंट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसका मतलब है इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर कंपास नीडल में किसी किस्म की डिफ्लेक्शन शो नहीं हो सकती है। When the current through the wire is stopped, all the needles again point in the north-south direction. A magnetic field is set up around the current-carrying conductor. The lines of force are circular and the direction depends upon the direction of current. The magnetic field lasts only as long as current is flowing through the wire. तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी जब तक कि करंट वायर में से पास करेगा। जैसे करंट खत्म या करंट स्टॉप हो गया इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वैनिशेस, ठीक है। फिर कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमिन्ड बाय द राइट हैंड रूल, और वो आपको बता रहा है कि द वायर इज ग्रास्प्ड इन द फर्स्ट 4 फिंगर ऑफ द राइट हैंड विद द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट क्यों? कि कन्वेंशनल करंट वो होता है जो करंट पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने की वजह से बनता है। और मैंने आपको बताया था कि हम ज्यादातर जो है वो ये ज्यादातर क्या हम जिक्र ही कन्वेंशनल करंट का कर रहे होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस के मूव करने की वजह से जो करंट है उसका जिक्र कर रहे होते हैं। देन द कर्ल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आपकी फिंगर्स का कर्ल है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करके बताएगा, ठीक है। अगर पहले मैंने फोर्स कहा तो वो बाय मिस्टेक कहा, आई थिंक मैंने पहले फोर्स बोला है कि राइट हैंड रूल में हम अपने राइट हैंड की 4 फिंगर से वायर को ग्रैस्प करेंगे, थंब हमेशा करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो जो हमारी 4 फिंगर्स है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट कर रही होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 12.1। बहुत सिंपल सा थियोरेटिकल टॉपिक है, आपने बुक से रीड कर लेना है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।